अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और व्यू हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूं CS605 के लेक्चर नंबर 6 में। तो सबसे पहले तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे चैनल से शॉर्ट लेक्चर्स जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो चलिए हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कि एक जो मैनेजमेंट होती है वो प्रोजेक्ट को किस तरह से हैंडल करती है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस रिज़ल्ट, हमारे रिज़ल्ट पे जो फैक्टर असरअंदाज होती हैं सबसे पहले सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इनमें साइज़ है, डिलीवरी डेडलाइन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। एक तो साइज़ और दूसरा डिलीवरी डेडलाइन। अगर आपने डेडलाइन जो दी है उस पर डिलीवरी नहीं किया तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम ख़राब हो सकता है, उसकी गुडविल ख़राब हो सकती है। आइंदा से आपके क्लाइंट आपसे बात नहीं कर सकते, इस तरह से बहुत ज़्यादा मसले बन जाते हैं। उसके बाद बजट एंड कॉस्ट है। कॉस्ट में ये आएगा कि आपने जो भी बजट अपने क्लाइंट को दिया है उस बजट से अगर आप ऊपर चले गए हैं तो भी आपके इस रिज़ल्ट में फैक्टर्स में सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद एप्लीकेशन डोमेन है, टेक्नोलॉजी टू बी इम्प्लीमेंटेड, जिस टेक्नोलॉजी से आपने प्रोजेक्ट्स को क्रिएट किया है, और सिस्टम कंस्ट्रेंट्स हैं, यूज़र रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो होती हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स जो वो अपने सॉफ्टवेयर में चाहता है, दूसरा यूज़र की रिक्वायरमेंट्स जो उसे कंपनी की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से चाहिए होती हैं। अवेलेबल रिसोर्सेज के आपके एम्प्लॉयज़ को ये काम करने के लिए कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं, तो क्या आपने उन्हें ये प्रोवाइड किए हैं या नहीं। ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसर्न्स, इसमें सबसे पहले देखा जाता है प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, जो आपने अपने क्लाइंट को जिस तरह से आपने सेटिस्फाई किया है, क्या वो जो उम्मीदें आपके साथ लेकर बैठा है आप उस पर पूरा उतरे हैं या नहीं। उसके बाद रिस्क असेसमेंट है, उसके बाद मेजरमेंट्स हैं, फिर कॉस्ट एस्टिमेशन के कॉस्ट हमारी कितनी आएगी। उसके बाद प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग है कि प्रोजेक्ट को शेड्यूल कैसे करेंगे, इसके एम्प्लॉयज़ को, इसकी मैनेजमेंट को, इसके टाइम को, इसके बजट को, कॉस्ट को, ये सारी की सारी चीज़ें प्रोजेक्ट से शेड्यूलिंग में आएंगी। कस्टमर कम्युनिकेशन की, इनका आपस में रिलेशन कैसा है, ये किस तरह से आपके कस्टमर के साथ आपकी कम्युनिकेशन का स्टाइल कैसा है। उसके बाद स्टाफिंग, क्या आपका स्टाफ किस तरह का है, आपकी मैनेजमेंट किस तरह की है, आपके एम्प्लॉय के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं वो किस तरह के हैं। उसके बाद अदर रिसोर्सेज, कि आपके एम्प्लॉयज़ को ये काम करने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मैनेजमेंट को कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, क्या वो मैनेजमेंट पूरा करेगी या नहीं। उसके बाद प्रोजेक्ट मोनीटरिंग, ये एक लीडर का काम होता है कि वो प्रोजेक्ट को मोनीटरिंग करे। ये सारी की सारी चीज़ें आपने पीछे बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ ली हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी से पढ़ा दिया। आपने पीछे वाले लेक्चर अच्छे से अगर सुने हैं तो आपको यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये जल्दी से आपको समझ आ जाएगा। तो इसके बाद है वाई प्रोजेक्ट्स फेल, कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो फेल क्यों होता है, उसके फेल होने की वजूहात क्या है। इसमें क्या है, चेंजिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, कि आपके कस्टमर ने जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी नीड्स आपको कही थी अपने सॉफ्टवेयर में ऐड करने के लिए, आपने उन रिक्वायरमेंट्स में चेंजिंग कर दी है। जो उसे चाहिए वो आपने ऐड नहीं किया, आपने अपने पास से कुछ ऐड कर दिया है, या जो उसने रिक्वायरमेंट्स मांगी हैं आपने उसे फुलफ़िल नहीं किया है। तो एक तो ये आपकी वजह बन सकती है प्रोजेक्ट के फेल होने की। उसके बाद है इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स, कि जो आपने उससे कम रिक्वायरमेंट्स ली हैं, जो उसकी नीड हैं, आपने उनको कंप्लीट नहीं किया है, इनकम्प्लीट किया है, तो इससे भी आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। उसके बाद है एन अनरियलिस्टिक डेडलाइन इज़ इस्टेब्लिश्ड, आपने जो उससे डेडलाइन दी है कि जिस पे आपने उससे वादा कर रखा है कि इस तारीख को, इस डेडलाइन को हम आपका जो सॉफ्टवेयर है वो उसे कंप्लीट मेंटेनेंस के टेस्ट के बाद आपके हैंड ओवर कर देंगे। तो अगर आप अपनी डेडलाइन से आगे पीछे हो गए हैं तो ये भी आपके प्रोजेक्ट को फेल कर सकता है।
उसके बाद प्रिडिक्टेबल एंड अनप्रिडिक्टेबल रिस्क, ऐसे रिस्क जो होते हैं वो भी आपके प्रोजेक्ट को फेल करते हैं। टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़, मैंने आपको पीछे बताया था कि जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं तो उसे इस तरह से यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन करें कि कोई भी आपके सॉफ्टवेयर को कोई भी एम्प्लॉय देखे तो वो बिल्कुल आसानी से उसे यूज़र फ्रेंडली होके इंटरेक्ट कर सके। ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं होनी चाहिए, आपकी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। आपका जो डिज़ाइन है आपके सॉफ्टवेयर का वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होना चाहिए और इजी टू लर्न होना चाहिए। उसके बाद मिसकम्युनिकेशन अमंग प्रोजेक्ट स्टाफ, कि अगर आपने स्टाफ के साथ कुछ मिसकम्युनिकेशंस की हैं तो ये भी वजह बन सकती है आपके प्रोजेक्ट के फेल होने की। फेलियर इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कि अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ही कुछ कमी बेशी है या इनकी आपस में जो कम्युनिकेशन है या इनके रिसोर्सेज हैं ये कंप्लीट नहीं हो सके, तो या तो डेडलाइन है वो आगे पीछे हो गई है, तो ये सारी की सारी वजूहत हैं जिनकी वजह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। तो इन चीज़ों से अवॉइड करना बेहतर होता है। उसके बाद टीम लीडर क्या होता है, टीम लीडर का काम क्या होता है, लीडरशिप का मोटिवेशन, ये सबसे पहले तो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, इनकरेज करता है टेक्निकल पीपल को प्रोड्यूस देयर बेस्ट, कि वो अपना बेस्ट रिज़ल्ट जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दें, इस हवाले से उन्हें मोटिवेट करता है। तो ये काम एक लीडर का है कि ताकि वो जो एम्प्लॉयमेंट है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट जो है वो दे सकें। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन आपने पीछे भी पढ़ा है कि कुछ लोग मिलकर जब एक जगह पे एक स्पेसिफिक टास्क को एक सिंगल टास्क पे काम करते हैं तो इसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और उसके बाद है आइडिया ऑफ इनोवेशन, द एबिलिटी टू इनकरेज पीपल टू क्रिएट एंड फील क्रिएटिव, ये वही बात है, इनकरेज करना पीपल को कि वो अपना बेस्ट अपनी कंपनी को दे सकें। तो ये एक टीम लीडर की ड्यूटी होती है। उसके बाद है द सॉफ्टवेयर टीम ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सबसे पहले है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि नो परमानेंट लीडर, इसमें कोई भी परमानेंट लीडर नहीं होता है, बिल्कुल शॉर्ट से अरसे के लिए जब तक कोई टास्क कंप्लीट हो जाए सिर्फ उसी अरसे के अंदर अंदर जो है वो इस लीडर को सिलेक्ट किया जाता है। टास्क ख़त्म तो लीडर भी ख़त्म। उसके बाद है टास्क कोऑर्डिनेट्स आर अपॉइंटेड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, ये वही बात कि जितनी देर तक हमारा टास्क चलेगा वो लीडर भी सिर्फ उसी शॉर्ट ड्यूरेशन के तक चलेगा। उसके बाद डिसीजंस ऑन प्रॉब्लम्स एंड अप्रोच आर मेड बाय ग्रुप कंसेंसस, ये आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं यहाँ पे वो उसका डिसीजन एक ग्रुप ने लेना होता है, अकेली टीम नहीं ले सकती। पूरी की पूरी जो सॉफ्टवेयर टीम ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सब मिलके एक बोर्ड बैठता है जिसके जो सारे के सारे अपनी अपनी राय दे के एक डिसीजन सेलेक्ट करते हैं जिस पे वो सारे के सारे मुत्तफिक हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाला जाता है। डेमोक्रेटिक कहते ही जमहूरियत को है जहाँ पे हर किसी की वोटिंग की जाए, हर किसी की राय ली जाए और उसके बाद जो सबसे बेस्ट सल्यूशन निकले उस पे काम किया जा सके। उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें क्या है, डिफाइंड लीडर हु कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफिक टास्क, इसमें सब पहले ही लीडर डिफाइन किया जाता है जो स्पेसिफिक टास्क को हैंडल करेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग रिमेन्स अ ग्रुप एक्टिविटी, यहाँ पे भी प्रॉब्लम जो सॉल्विंग होंगी वो एक ग्रुप की मदद से होंगी। जैसे हमने डेमोक्रेटिक में पढ़ा था कि एक ग्रुप बैठेगा, हर एक अपनी अपनी राय देगा और जो सबसे बेस्ट सल्यूशन होगा उस पे सारे के सारे लोग काम करेंगे। उसके बाद है कम्युनिकेशन अमंग सब ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स इज़ हॉरिजॉन्टल, कि ये बिल्कुल फ़ेस टू फेस नहीं होती है। वर्टिकल कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल फ़ेस टू फेस होती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल जो होती है वो फ़ेस टू फेस नहीं होती है, वो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कहलाती है। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास ऑप्शन है द टीम सॉफ्टवेयर टीम ऑर्गेनाइजेशन में वो है कंट्रोल्ड
सेंट्रलाइज्ड। इसमें क्या है कि टॉप लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंटरनल टीम कोऑर्डिनेट्स आर मैनेज्ड बाय द टीम लीडर। टीम लीडर ने ही यहाँ पे टीम को भी मैनेज करना है और हमारी प्रॉब्लम्स को भी अकेले सॉल्व करना है। टॉप लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक टीम लीडर का ही ये काम है कि ये अपनी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन जो है वो अपनी मैनेजमेंट को दे। उसके बाद है कम्युनिकेशन बिटवीन द लीडर एंड टीम मेंबर्स इज़ वर्टिकल, यानी कि टीम मेंबर्स और टीम जो लीडर है इनमें जो कम्युनिकेशन होगी वो बिल्कुल फेस टू फेस होगी, ये वर्टिकल होगी। तो आज की इस लेक्चर में हमारे पास यही मेन टॉपिक्स थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।